माय डियर क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स, आप जैसा कि देख चुके हैं कि ये हमारी क्लास 9th की केमिस्ट्री के पहले टॉपिक यानी पहली यूनिट का दूसरा वीडियो लेक्चर है। बिल्कुल सही आपने सुना, हमारी केमिस्ट्री में बहुत ही प्यारी यूनिट चल रही है जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और मैंने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को बहुत ही अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किया है इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में। अगर आप में से किसी 9th क्लास के बच्चे ने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है, उसे देखना ना भूले। और आज का वीडियो लेक्चर का टॉपिक है द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी हम बात करने जा रहे हैं 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर की। बात वहीं से शुरू होती है जहां मैंने पहले वीडियो लेक्चर में खत्म करी थी। तो आज का वीडियो लेक्चर इज मोर अबाउट आपके और मेरे बीच की बातें। आज का वीडियो लेक्चर इज मोर अबाउट आपका मुझे ध्यान से सुनना और मेरी तरफ अपनी नजरें बिठाकर अच्छे से देखना, ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या समझाने जा रहा हूं। मेरी आपको सजेशन है कि आज का ये लेक्चर देखने के बाद एक बार बुक से रीडिंग जरूर करिएगा, ताकि मेरी सारी बातें जो आज आप सुनो वो आपको बुक में रीड कर और जल्दी अच्छे से समझ आ जाए। आप चाहे तो एनसीईआरटी रीड कर सकते हैं या कोई भी साइंस की 9th क्लास की किताब आप रीड कर सकते हैं, लेकिन पहले लेक्चर समझ लो, उसके बाद रीडिंग करके टॉपिक को पक्का कर लीजिएगा। तो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट द टॉपिक ऑफ The classification of matter और 3 different states of matter। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैं बखूबी बता चुका हूं कि मैटर को 3 स्टेट्स में क्लासिफाई किया गया, लेकिन किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया और कैसे क्लासिफाई किया गया उसको पहचानने की कोशिशें और उसके पहचानने के एक्सपेरिमेंट्स सालों तक चलते रहे। तो पता चला कि हमारे आसपास का जितना भी मैटर है वो बहुत ही छोटे कण, बहुत ही छोटे पार्टिकल से बना है, और जिन पार्टिकल से हमारे आसपास का मैटर बना है उन पार्टिकल्स को लिविंग मैटर में सेल कहा जाता है, लेकिन नॉन लिविंग मैटर में एटम कहा जाता है। और अभी हम बायोलॉजी तो पढ़ नहीं रहे हैं कि सेल का जिक्र करें, हम पढ़ रहे हैं नॉन लिविंग मैटर के बारे में, यानी आपके और मेरे आसपास के पास पाई जाने वाली वो सभी चीजें जो हमारी तरह जीवित नहीं है, वो सब चीजें एटम की बनी है। और उसी एटम को इंग्लिश की नॉर्मल भाषा में हमें पार्टिकल कहने का मौका मिला और साइंस की भाषा में हमने उसे एटम कहा। जब अलग 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 प्रकार के मैटर को क्लोजली स्टडी किया गया, ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया और न जाने क्या क्या किया गया, तो पता चला कि ये जो पार्टिकल्स हैं जो किसी भी एटम के रूप में किसी मैटर में मौजूद है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अपनी बात ध्यान से सुनना। जब हमारे आसपास के विभिन्न विभिन्न प्रकार के अलग अलग मैटर को स्टडी किया गया, ऑब्जर्व किया गया, उन पे कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट किया गया, उन्हें गर्म किया गया, उन्हें जलाया गया, उन्हें दबाया गया, उन्हें खींचा गया, उन्हें पिघलाया गया, हर वो चीज जो उनके साथ हो सकती थी या हर वो चीज जो उनके साथ की जा सकती थी वो करने की कोशिश की गई, और हर कोशिश में कुछ ना कुछ सामने आया। तो पता चला कि कुछ ऐसी स्टेट्स ऑफ मैटर है जिन्हें आप लाख कोशिश कर लो, उनकी शेप, उनका साइज, उनकी वॉल्यूम, उनकी डेंसिटी आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते। कुछ ऐसे मैटर हैं जो आसानी से बह रहे थे, जैसे कि लिक्विड अच्छी तरह से आप जानते हो, जैसे कि गैसेस अच्छी तरह जानते हो। इतना बेसिक ज्ञान आप बखूबी जानते हो कि कैसे मैटर अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, और इसके बारे में बचपन में भी आपको बताया गया है। लेकिन हायर क्लासेस में हम वही सारी बातें थोड़ा डिटेल में जानते हैं और समझते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले, हमारा टॉपिक ऑलरेडी शुरू हो ही चुका है और टॉपिक का नाम है 3 मेजर स्टेट्स ऑफ मैटर। एक बच्चा बोला मेजर तो ऐसे बोल रहे हो जैसे माइनर भी होती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि और स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साइंस की डिटेल्ड दुनिया कुल मिलाकर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर का जिक्र कर चुकी है। बिल्कुल सही, कुल मिलाकर 5। एक बच्चा बोला सॉलिड सुना था भाई, लिक्विड सुना था, गैस सुना था, ये चौथी और 5वीं स्टेट कौन सी है? मैं चौथी और 5वीं स्टेट के बारे में इस वीडियो में ज्यादा बातें नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, जो 4th स्टेट ऑफ मैटर है उसके बारे में थोड़ा जिक्र जरूर करूंगा। उसे कहा गया है प्लाज्मा स्टेट, क्योंकि उसके बारे में आपको किताबों में भी कुछ ना कुछ पढ़ने को जरूर मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपको 5th स्टेट ऑफ मैटर के बारे में नहीं मिलेगा, मिलेगा उसके बारे में भी, लेकिन उस पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आने के चांसेस
थोड़े से कम है, इसलिए हम उसके डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। वो एक एक्सेप्शनल स्टेट ऑफ मैटर है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कंडीशन में पाए जाने वाली स्टेट ऑफ मैटर है। कुछ ही स्टेट्स में उसे कंसिडर किया गया, लेकिन फिर भी मेजॉरिटली कॉमन तरीके से अगर हमें कुछ दिखता है, अगर हमें कुछ नजर आता है और कुछ हम आसानी से पहचान सकते हैं, तो वो हमारी 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर है। सबसे पहली जो हमारी स्टेट है उसे हम कहते हैं सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, या सिंपल शब्दों में कहूं सॉलिड स्टेट। जो हमारी सेकंड स्टेट ऑफ मैटर है उसे हम कहते हैं लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, या सिंपल शब्दों में कहूं लिक्विड स्टेट। और जो हमारी थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे हम कहते हैं थर्ड स्टेट ऑफ मैटर। अब सवाल आता है सर ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को कैसे और किस बेसिस पे और किस तरीके से स्टडी किया गया? तो चलिए सीधा मुद्दे की बात करता हूं। इन सभी मैटर को स्टडी किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स वही जिन्हें हमने एटम कहा है। हर एक मैटर एटम से मिलकर बना है, और एटम बहुत छोटा है, इतना छोटा कि नेकेड आई से, इनफैक्ट माइक्रोस्कोप से भी आसानी से नहीं देखा जा सकता। अब सवाल आता है सर ये एटम्स अगर बहुत छोटे हैं तो फिर हमें पता कैसे चला कि ये वाकई में बहुत छोटे हैं? बिल्कुल सही, एटम्स के बारे में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगाने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए गए। अलग अलग एक्सपेरिमेंट में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको अपनी एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल होली का फेस्टिवल आप लोग बनाते हैं, एक बाल्टी आप लीजिए और उसमें थोड़ा सा कलर डाल दीजिए। हमारी एनसीईआरटी में आप देखोगे इंक की बात की गई है। इंक को अगर आप उसमें स्प्रेड कर देते हैं तो पूरी बाल्टी में इंक फैल जाती है। अब उसी बाल्टी में से, उसी बकेट में से अगर आप एक मग किसी फ्रेश वाटर में डाल देते हैं तो उसका जो कलर है वो उस बाल्टी में भी आ जाता है, लेकिन शायद उतनी ज्यादा डार्कनेस या उतनी ज्यादा ताकत से ना फैले जितना पहली बाल्टी में फैला था। एक बच्चा कहता है तो क्या हुआ, कलर तो कलर है ना, फैलने का मौका तो मिला ना उसे। इसका मतलब कि नई बाल्टी में वो फैल गया क्योंकि उसे मौका मिला। दिस मीन्स दैट द पार्टिकल्स आर सो स्मॉल of that particular color that when they were mixed in a liquid water they were able to diffuse themselves into the interatomic spaces of that particular matter। सही आपने सुना, मैंने इस लाइन में बहुत कुछ आपको बता दिया है और एक सवाल खड़ा कर दिया कि सर आपने ये बातें क्या कह दी। तो सुनो मेरी बात, अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर को आपस में मिक्स करने की कोशिश की गई। सॉलिड को सॉलिड में, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में। तो पता चला कि कुछ स्टेट ऑफ मैटर ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में आसानी से मिक्स हो जाते हैं। एक बच्चा बोला ऐसे कैसे मिक्स हो जाते हैं? अब बात तो सही है, अगर स्कूल में आप एक क्लास में बैठे हो और क्लास में आपके सारे बेंचेस ऑलरेडी भरे हुए हैं और अचानक से आपको पता चलता है कि आपके पीछे वाले क्लासरूम में टीचर आज एब्सेंट है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि स्कूल में स्टूडेंट्स को मर्ज किया जाता है। जिस डेस्क पे ऑलरेडी 2 बच्चे बैठे हैं वहां कभी कभी 3 बच्चों को भी बैठाने की नौबत आ जाती है। इसका मतलब कि पहले से जो 2 बच्चे बैठे थे वो अपनी जगह ऑक्यूपाई तो कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनके बीच में कुछ जगह थी, उनके बीच में कुछ जगह थी। हाँ जी, माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू टू अ टॉपिक ऑफ इंटर एटॉमिक स्पेस। इंटर एटॉमिक स्पेस का मतलब होता है एटम्स के बीच में पाए जाने वाली खाली जगह। बिल्कुल सही। इस चीज को अगर मैं डायग्रामेटिकली बना के दिखाऊं तो कैसे दिखेगा जरा सुनो और समझो। आइए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं सॉलिड स्टेट की, सबसे पहले बात करता हूं सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड स्टेट की अगर बात करूं तो मान लीजिए कि ये गोल आकार का एटम है, ये एटम है, ये मैंने एटम बना दिया गोल आकार का, ये इस तरह से मैं एटम बना रहा हूं सॉलिड स्टेट में। तो आप नोटिस करेंगे कि अगर ये एटम है, अगर ये एटम है, अगर ये एटम है, ठीक उसी प्रकार अगर मैं लिक्विड स्टेट की बात करूं तो लिक्विड स्टेट में भी मैं एटम बना रहा हूं। ये एटम है और फिर ये एटम है, 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 और मान लेते हैं कि यहां भी कोई एटम है। अब बात करता हूं गैसियस स्टेट की, तो गैसियस स्टेट में एक एटम यहां है, एक एटम यहां है, एक एटम यहां है और एक एटम यहां है। अब आप नोटिस करिए यहां पे एटम्स एक दूसरे के काफी नजदीक हैं। एक बच्चा कहता है हाँ नजदीक तो है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी थोड़ी, 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 कहीं ना कहीं 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 थोड़ी 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 खाली जगह मौजूद है। और वही थोड़ी थोड़ी खाली जगह जो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी है, यहाँ पे ज्यादा 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 देखो, ज्यादा 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 देखो, थोड़ी ज्यादा थोड़ी ज्यादा थोड़ी ज्यादा, यहाँ पे देखो और भी ज्यादा और भी ज्यादा और भी ज्यादा। बिल्कुल सही, लेकिन ऐसा हर सॉलिड स्टेट में हो ये जरूरी नहीं है।
ऐसा हर सॉलिड स्टेट में हो ये जरूरी नहीं है। मतलब कुछ सॉलिड्स में पाया गया है कि उनके एटम्स एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं कि आप उसमें कुछ मिक्स करने की अगर कोशिश करोगे भी तो वो आसानी से मिक्स नहीं होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, किसी एक स्टेट ऑफ मैटर का किसी दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में मिक्स होना ही कहलाता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ वन मैटर इन अनदर मैटर। ये केमिस्ट्री की टर्म्स में है, बायोलॉजी में थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन पलट जाती है या थोड़ी सी चेंज हो जाती है, लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं डिफ्यूजन ऑफ वन फॉर्म ऑफ मैटर इनटू अदर फॉर्म ऑफ मैटर। क्या एक प्रकार का मैटर किसी दूसरे प्रकार के मैटर में आसानी से मिक्स हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। इसी बेसिस पे पता लगाया गया कि सॉलिड्स आर नॉट एबल टू डिफ्यूज इजीली इन अदर फॉर्म ऑफ मैटर। यानी सॉलिड्स का पहला कैरेक्टरिस्टिक, हर प्रकार का सॉलिड किसी दूसरे सॉलिड में आसानी से मिक्स हो पाए ये जरूरी नहीं है। मैंने हर प्रकार के सॉलिड की बात करी है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बात सब पे अप्लाई होती है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मैटर की दुनिया में हम जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, ये सब पे अप्लाई हो ये जरूरी नहीं है। अब इंसान जानवरों से ज्यादा समझदार होते हैं, लेकिन सब इंसानों पे अप्लाई हो ये जरूरी तो नहीं है ना। ऑब्वियस सी बात है, इंसान जंगली नहीं होते, जानवर जंगली होते हैं, लेकिन सब इंसानों पे अप्लाई हो ये जरूरी तो नहीं है ना। लेकिन एक इंसान का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, इंसानों को सोशल एनिमल कहा गया है कि वो समाज में मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा हो ये जरूरी तो नहीं है ना। अब समाज में अगर कुछ लोग लड़ाई झगड़े से रह रहे हैं तो क्या उनकी वजह से सब इंसानों का कैरेक्टर बदल देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो ठीक उसी प्रकार हम आपको जो आज यहां बता रहे हैं वो कॉमन और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हर प्रकार के सॉलिड पे अप्लाई हो ये जरूरी नहीं है। अब नमक को नमक में मिलाओ तो आसानी से मिल जाता है ना। आटा गूंदते समय अगर आप उसमें कोई मसाला डाल दो तो वो मसाला उसमें गूंद ही जाएगा, वो उसमें मिक्स हो ही जाएगा, कहने को तो वो भी सॉलिड है। और रैदर मैं तो कहूंगा वो मिक्सचर है। आपने देखा होगा जो आटा होता है जब आप वो गूंदते हो, या आपने अपनी मम्मी को अगर घर में कभी गूंदते हुए देखा होगा तो आटा पाउडर्ड फॉर्म में होता है जिसे आप व्हीट फ्लोर कहते हैं, और उसमें आप पानी मिक्स करते हैं तो आपने देखा होगा सेमी सॉलिड एक पूरा मटेरियल तैयार हो जाता है जिससे आप रोटी पकाते हैं। तो ऐसे कई सारे आपको अपनी डे टू डे लाइफ में एग्जांपल्स नजर आएंगे जिन्हें आप इन नजरिए से अगर देखोगे तो शायद ये नजरिया हर एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर पे फिट हो ये जरूरी नहीं है। सो वॉट एवर वी स्टडी आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन दिमाग में एक बात हमेशा याद रखना, दैट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो सॉलिड्स का पहला कैरेक्टरिस्टिक हमें मिल चुका है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने जो डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो सॉलिड्स का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर नॉट इजिली, आई रिपीट माय सेंटेंस, they are not easily able to diffuse, they are not easily able to diffuse in another form of matter, to another form of matter। यानी किसी दूसरे मैटर में आसानी से सॉलिड मिक्स हो पाए ये जरूरी नहीं है। एक बच्चा कहता है ठीक है सर, जब सॉलिड आसानी से मिक्स नहीं हो रहा है तो लिक्विड और गैस के बारे में आपका क्या कहना है? इससे पहले कि मैं लिक्विड और गैस के बारे में आपको कुछ कहूं, आप इस बात का अंदाजा खुद भी लगा सकते हो, और ये बात आप बचपन में भी पढ़कर आए हो कि लिक्विड्स के बीच में जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है तो जिस मैटर के खुद के बीच में खाली जगह है, अगर वो खुद किसी के पास नहीं जा सकता तो कोई और तो उसमें मिक्स हो सकता है ना। तो मेजॉरिटी लिक्विड्स, मेजॉरिटी, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हमेशा मान के चलना कि जो भी प्रॉपर्टीज या जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स का मैं जिक्र करूंगा वो कैरेक्टरिस्टिक या वो प्रॉपर्टी हमेशा फिट बैठे हर प्रकार के मैटर पे ये जरूरी नहीं है। तो अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं और गैसेस की बात करूं, सो दे आर इजीली एबल टू डिफ्यूज, यानी लिक्विड्स का कैरेक्टरिस्टिक कहता है they are easily able to diffuse in another form of matter, they are easily able to diffuse, easily able to diffuse in other form of matter, in other form of matter, यानी किसी दूसरे फॉर्म ऑफ मैटर में जो लिक्विड होता है वो आसानी से डिफ्यूज हो सकता है। और गैसियस स्टेट कहता है they are not able to diffuse easily, I repeat my sentence, they are not able to। बच्चा कहता है सर ऐसा कैसे कर दिया आपने, they are not able to, आपने क्या कैसे दिया?
बिल्कुल सही, पॉसिबल ही नहीं है कि मैंने कैसे कह दिया। दे आर वेरी इजिली, रादर दे आर वेरी इजिली एबल टू डिफ्यूज। मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा था ताकि आपको पता चले कि अगर मास्टर कोई गलती कर रहा है तो आप अपने अंदर एक वो अटेंशन क्रिएट कर सको, अरे मास्टर ये क्या कर दिया। दे आर वेरी इजिली एबल टू, दे आर वेरी इजिली एबल टू डिफ्यूज इन एनी फॉर्म ऑफ मैटर। गैसियस स्टेट आसानी से मिक्स हो पाता है। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। और जब भी मैं ये शब्द कहूं एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, इसका साफ मतलब है कि जो मैं कह रहा हूं वो सब पे अप्लाई हो, जरूरी नहीं है। आइए सॉलिड्स के बारे में एक और चीज आपको पता होनी चाहिए। दे आर ऑफ फिक्स्ड शेप, दे आर ऑफ फिक्स्ड शेप। इनका शेप फिक्स होता है, इनका साइज फिक्स होता है, इनकी वॉल्यूम फिक्स होती है और इनकी डेंसिटी भी फिक्स होती है। एक बच्चा बोला भाई ये क्या है, शेप क्या होता है, साइज क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है। आइए बताता हूं। शेप आप अच्छी तरह जानते हैं क्या होता है। जैसे कि ये पेन, इसकी शेप अचानक से तो बदलेगी नहीं। आपके घर की अलमीरा, आपके घर का टेबल, आपके घर का सोफा क्या रोज अपनी शक्ल, सूरत, रंग, ढंग, जगह, साइज, वॉल्यूम बढ़ाते घटाते रहते हैं? नहीं। एक बच्चा कहता है नहीं कर सकते तो क्या हुआ, हम तो कर सकते हैं। अरे हम तो फोर्स लगा के कुछ भी कर सकते हैं, हम फोर्स लगा के कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि क्या उनका ये कैरेक्टरिस्टिक हमें रोज बदलता हुआ देखने को मिलता है? ऑब्वियस सी बात है कि नहीं। जितनी जगह एक अलमारी आपके घर में घेर रही है, उतनी जगह वो आज भी घेर रही थी, उतनी जगह वो कल भी घेरेगी। लेकिन उस अलमारी के अंदर अगर आप सामान रखना शुरू करोगे तो जैसे जैसे कपड़े आपकी अलमारी के अंदर बढ़ते जाएंगे, आने वाले नए कपड़ों के लिए जगह कम पड़ेगी। दिस मीन्स दैट वॉल्यूम का मतलब होता है कि उसमें कितना सामान समाया जा सकता है, स्पेस कितनी ऑक्यूपाई कर रहा है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर सपोज कीजिए अलमारी तो बहुत बड़ी है, अलमारी बहुत बड़ी है लेकिन अंदर से खाली है। आप कहोगे यार इतनी बड़ी अलमारी लाके फायदा क्या जब उसमें कपड़े ही नहीं रखने। तो इतनी बड़ी अलमारी आपने लाके रख ली लेकिन उसमें कपड़े नहीं है। दिस मीन्स दैट इट इज ऑक्यूपाइंग सम वॉल्यूम बट देयर इज नो मास इनसाइड इट। जब किसी जगह पे कुछ मास मौजूद होता है तो उसे डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी वर्ड का बहुत सिंपल मतलब है घनापन। जंगल को हम इंग्लिश में डेंस फॉरेस्ट कहते हैं क्योंकि हर दूसरे तीसरे कदम पे पेड़, कंकड़, कांटा, पौधा, झाड़ी आपको मिल जाएगा। आपके क्लासरूम में अगर एक डेस्क पे 3 बच्चे बैठे हैं तो भैया एक डेस्क पे कायदे से 2 बच्चे बैठते हैं। लेकिन अगर 3 की बजाय 4 भी बैठते हैं तो आप क्या कहोगे, यार जगह ही नहीं है। हर एक कोना हर एक बच्चे ने घेर लिया। दिस रूम इज वेरी वेरी डेंस। एक भीड़ वाली बस, यानी जिस बस में बहुत ज्यादा पैसेंजर्स होते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा डेंस है। एक बच्चा कहता है समझ गया समझ गया। डेंस का मतलब क्या होता है? डेंस का मतलब है द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स इन अ पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी एक जगह पे कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं। अब जरा गौर से देखो, अब जरा गौर से देखो। अगर मैं इतना हिस्सा ले लूं, ये हिस्सा सॉलिड स्टेट का और ये हिस्सा लिक्विड स्टेट का और यही हिस्सा गैसियस स्टेट का, जरा गौर से देखिए। मैंने बिल्कुल बराबर का हिस्सा लिया है। अब इतने ही हिस्से पे सॉलिड्स के 4 पार्टिकल मुझे मिल गए। पहला पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल और चौथा पार्टिकल। लेकिन इतने ही हिस्से में लिक्विड का 1 पार्टिकल और दूसरा आधा और तीसरा भी आधा, और गैसियस स्टेट में 1 ही पार्टिकल मिला। यानी सॉलिड्स के केस में गिवन वॉल्यूम में ज्यादा पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स in a given volume is called as its density, or I can say that the amount of mass in a given volume is called as density। और यही फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, which says that density is equal to mass upon volume। density is equal to mass upon volume, और mass की यूनिट होती है kg, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, तो डेंसिटी होगा kg पर मीटर क्यूब। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ, बातों बातों में हमने डिस्कस कर लिया दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट सॉलिड्स जनरली हैव फिक्स्ड डेंसिटी, सॉलिड्स जनरली हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड साइज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ये सॉलिड्स का कैरेक्टरिस्टिक है। एक बच्चा बोला क्या लिक्विड्स के साथ भी ऐसा होता है, क्या गैस के साथ भी ऐसा होता है? हाँ, लिक्विड्स की वॉल्यूम फिक्स है, अचानक से ना तो बढ़ जाएगी ना तो घट जाएगी, लेकिन उसकी शेप फिक्स हो ये जरूरी नहीं है। एक बच्चा कहता है मतलब वॉल्यूम कैसे फिक्स है? अगर 1 गिलास पानी
आप एक गिलास में ही रखो, एक गिलास पानी अगर एक गिलास में रखो और उसी गिलास पानी को आप बाल्टी में डाल दो, बाल्टी मींस बकेट में, तो क्या बकेट अपने आप भर जाएगी? ऑब्वियसली बात है नहीं। जितना पानी का वॉल्यूम ग्लास में था उतना ही पानी का वॉल्यूम रहेगा बकेट में। सो द वॉल्यूम रिमेन्स सेम, बट पहले जो पानी उस ग्लास में था उसकी शेप सिलिंड्रिकल थी, और जो पानी अब बकेट में चला गया है शेप उसकी भी सिलिंड्रिकल है लेकिन चौड़ी है या कॉनिकल है। डिपेंड करता है बकेट की शेप क्या है, डिपेंड करता है कि आपने उसे किस में भरा है, डिपेंड करता है कि आपने उसमें उसे किस में रखा है। तो सॉलिड्स के कंपैरिजन में जो लिक्विड्स होते हैं उनकी शेप और उनका साइज फिक्स नहीं होता, लेकिन उनकी वॉल्यूम हमेशा फिक्स होती है। उनकी डेंसिटी को बदला जा सकता है अंडर सर्टेन कंडीशंस, लेकिन हम मान के चलते हैं कि उनकी डेंसिटी भी फिक्स है। हालांकि डेंसिटी तो सॉलिड्स की भी बदली जा सकती है, लेकिन कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए। प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड्स दैट दे कैन टेक द शेप ऑफ अ कंटेनर। बिल्कुल सही आपने सुना, लिक्विड्स को जिस भी कंटेनर में रखोगे, जिस भी शेप ऑफ कंटेनर में रखोगे वो उसी के जैसी शेप ले लेंगे। एक बच्चा कहता है ऐसा तो कुछ सॉलिड भी कर पाते हैं। हाँ, जैसे कि चीनी के दाने, जैसे कि नमक के दाने, मिर्ची के दाने, आपके जितनी भी दालें पल्सेस होती हैं है तो वो सब भी सॉलिड, लेकिन जिस भी शेप ऑफ कंटेनर में उन्हें डालोगे वो उसी शेप को ले लेंगी नहीं। आपको मैं बता दूं, चीनी के दाने को आप जहां मर्जी डाल लो वो दिखेगा उसी शेप के जैसा, लेकिन जो चीनी के दाने का शेप है वो तो फिक्स रहेगा ना। दैट इज व्हाई पूरी दुनिया में चीनी एक क्रिस्टल की फॉर्म में है, दानों की फॉर्म में है। इस तरह के सॉलिड्स को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये जो मैं शब्द बोल रहा हूं ये आपको जरूर बड़ी क्लास में जानने को, सीखने को और सुनने को बखूबी मिलेगा कि व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जैसे कि हमारे घरों में रबड़ बैंड होता है। अब रबड़ बैंड एक तरह से ऐसा सॉलिड है जिसकी शेप और साइज को हम जब चाहे बदल सकते हैं, तो दैट इज बेसिकली अ इलास्टिक सॉलिड। स्प्रिंग आप अच्छी तरह जानते हैं। हमारे कपड़े हम जब चाहे जैसे इनकी शेप को पलट सकते हैं। दे आर मोर ऑफ अ फ्लेक्सिबल सॉलिड्स। एक कपड़ा, एक प्लास्टिक की कुर्सी, एक प्लास्टिक की बाल्टी, एक प्लास्टिक की रॉड, एक प्लास्टिक का कोई भी मटेरियल आसानी से तोड़ा मरोड़ा अलग अलग शेप में माउल्ड किया जा सकता है। यही वजह है कि उसे हमेशा सिर्फ सॉलिड कहा जाए ये भी जरूरी नहीं है। यही वजह है कि आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे दैट सॉलिड्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सॉलिड्स कैन बी flexible solids, solids can be elastic solids, solids can be plastic solids, solids can be rigid solids। rigid का मतलब कोई चीज जो सख्त है, जैसे कि लोहे की रॉड। आपके घर में लोहे का दरवाजा, लकड़ी का दरवाजा, एक लकड़ी का मजबूत टुकड़ा आसानी से टूटेगा नहीं। रिजिड है, सख्त है, मजबूत है, हार्ड है, सॉलिड है, यही उसका कैरेक्टरिस्टिक है। ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो सॉलिड के बारे में मैं बता रहा हूं ये लिक्विड पोजेस करे जरूरी नहीं है। तो लिक्विड के कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिए। ठीक उसी प्रकार आते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स गैसेस के। तो क्या गैसेस की शेप और साइज भी सेम रहेगी? एक्चुअली में गैसियस पार्टिकल की शेप और साइज सेम रहती है, लेकिन गैस किसी एक जगह पे शांति से नहीं रह सकती, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल से अगर हम कंपेयर करें तो जिन पार्टिकल्स को बेचारों को अपने पास आसपास खाली जगह नहीं मिल रही, दिस मीन्स दैट द पार्टिकल्स डू नॉट हैव इनफ मूवमेंट, बिकॉज पार्टिकल्स आसानी से मूव नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे बच्चों कि कोई भी मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है रैंडम मूवमेंट मतलब पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। एक बच्चा कहता है मेरे को तो नहीं दिखते। ऑब्वियसली बात है आपको नहीं दिखेंगे बिकॉज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। लेकिन कभी आपने इंक को अगर पानी में डाला होगा तो इंक कैसे फैलती है, कभी अगर आपने कमरे में धूप बत्ती जगाई होगी या परफ्यूम छिड़का होगा तो आपने देखा होगा कि वो कैसे फैलता है। दिस मीन्स दैट नॉट एवरी स्टेट ऑफ मैटर बट यस some states of matter have their particles in constant motion as a result of which they continue to spread themselves in different direction. This phenomena, or I can say this property, by the virtue of which the particles are constantly in motion is called as kinetic energy. तो solid state में kinetic energy कम होती है, liquid state में kinetic energy थोड़ी सी ज्यादा होती है, और gaseous state में तो kinetic energy का भंडारम होता है। अगर आप अपने घर में मस्किटोज को भगाने के लिए
गुड नाइट कॉइल का इस्तेमाल करते हैं तो उसका धुआं आपने देखा होगा पूरे घर में फैल जाता है। पूजा के दौरान या किसी भी एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम के दौरान धूप बत्ती अगरबत्ती जब घर में जलाई जाती है तो उसकी पूरी सुगंध घर में फैल जाती है। किचन में जब अच्छा खाना बन रहा होता है तो उसकी स्मेल पूरे घर में फैल जाती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो एक गैसियस कंपोनेंट है, क्योंकि वो एक गैसियस स्टेट है। और गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स है उनके खुद के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पार्टिकल्स के खुद के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है, दैट इज व्हाई उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत अच्छी होती है। एक बच्चा कहता है सर बातों बातों में ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने सॉलिड स्टेट के बारे में भी बहुत कुछ कह दिया, कंपेयर करते हुए आपने लिक्विड स्टेट के बारे में बहुत कुछ कह दिया, फिर से कंपेयर करते हुए आपने गैसियस स्टेट के बारे में बहुत कुछ कह दिया। तो चलिए अब इसको समराइज्ड वर्जन में मैं आपके सामने रख देता हूं और आपको बता देता हूं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक मैंने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, कि क्या सॉलिड्स दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में आसानी से मिक्स हो सकते हैं। तो पता चला सॉलिड्स में नो, नॉट इजीली। लिक्विड्स यस टू सम एक्सटेंट, गैसेस यस वेरी इजीली। दूसरा इंटर एटॉमिक साइज और इंटर एटॉमिक स्पेस। इंटर एटॉमिक स्पेस मतलब कि एटम्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो ज्यादा किस में होता है और गैस किस में होता है। सॉलिड्स में वेरी लेस, दे आर वेरी कॉम्पैक्ट, द पार्टिकल्स लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर। एक बच्चा कहता है इससे हमें एक और चीज पता लगा सकते हैं। मैंने कहा वो क्या? कह रहा जब पार्टिकल्स एक दूसरे के इतना पास लाई कर रहे हैं इसका मतलब कि उनका आपस में जो बॉन्ड है, उनका आपस में जो प्यार है वो बहुत ज्यादा है। जी हां, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में पार्टिकल्स या एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करने वाला जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माय डियर स्टूडेंट्स इज वेरी मच हाई इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट। दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्लाइटली लेस in liquid state and very less in gaseous state। मतलब gaseous state में intermolecular force of attraction almost ना के बराबर होता है। अगर ऐसा होता तो शायद कोई भी गैस या कोई भी स्मेल आसानी से नहीं फैल पाती, उसके पार्टिकल्स के बीच में आपस में इतना प्यार ही नहीं होता, इसलिए वो आसानी से फैल जाता है। दिस मीन्स कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो पहला मैंने कैरेक्टरिस्टिक जो आपके साथ डिस्कस किया दैट इज देयर डिफ्यूजन प्रॉपर्टी, वेदर दे आर एबल टू डिफ्यूज और नॉट। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक व्हाट इज देयर इंटर एटॉमिक स्पेस। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देयर फिजिकल फीचर्स, उनका शेप, उनकी साइज, उनकी डेंसिटी, उनकी वॉल्यूम। एंड चौथा फीचर उनकी काइनेटिक एनर्जी। एंड पांचवा फीचर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये 5 फीचर्स पे मैंने सॉलिड्स के बारे में आपको बताया, मैंने लिक्विड्स के बारे में आपको बताया, मैंने गैसेस के बारे में आपको बताया। अब आप कोई भी किताब अगर खोलोगे तो शायद मेरे जो बताया उससे ज्यादा ही आपको जानने को मिलेगा। चलिए बातों बातों में जिक्र करता हूं एक और स्टेट की, विच इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच the solid state, the liquid state and gaseous state, all the 3 states are found to coexist in the form of ionized particles। एक बच्चा कहता है नहीं मुझे नहीं समझ आया, आएगा भी नहीं ज्यादा। क्यों? क्योंकि शायद आप ये नहीं जानते कि आयन क्या होता है, शायद आप ये नहीं जानते कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शायद आप ये नहीं जानते कि प्रोटॉन क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं। This kind of state is primarily found to be in stars and sun। मतलब सन के अंदर की जो ऊर्जा है अगर हम उसे देखें तो वो लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर रही है और गैसियस स्टेट में भी है, प्लस साथ ही साथ वहां पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रूप में है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को प्रोटॉन्स कहा जाता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। और हमारी डेली लाइफ में अगर कहीं पे प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट करती है तो हमारे घरों में पाए जाने वाली एलईडी बल्ब या एलईडी ट्यूब, आपने देखा होगा एलईडी बल्ब के अंदर जनरली एक पाउडर होता है और जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी उस पाउडर में मौजूद एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रदान करती है। और जब उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स लाइट की फॉर्म में एमर्ज आउट होते हैं, तभी उसे कहा गया है एलईडी। एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। फिलहाल आपके मन में प्लाज्मा स्टेट को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको 9th क्लास में सारे सवालों का जवाब मिल जाए, क्योंकि उसको समझने के लिए बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स का आना जरूरी है। इसलिए प्लाज्मा स्टेट के बारे में आप ज्यादा डिटेल में ना ही जानो तो अच्छा है। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट ही आपके 3 मेजर स्टेट्स ऑफ मैटर है
जिन पे आपको फोकस करना है, जिनके बारे में आपको जानना है, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको अपने दिमाग में बिठाना है। अगर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में बिठा लेते हो तो शायद आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी दैट व्हाट आर द 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाउ कैन बी दे स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैटेगरीज। तो 5 कैटेगरीज के बेसिस पे आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सॉलिड स्टेट क्या होता है ये बताया, लिक्विड स्टेट क्या होता है ये बताया, और गैसियस स्टेट क्या होता है ये भी बताया। सवाल आता है सर तो क्या हम ये मान लें कि 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर का टॉपिक खत्म हो गया? कायदे से बताऊं तो हाँ, 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर का टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं उसमें हम स्टडी करेंगे दैट हाउ दीज स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी कन्वर्टेड और कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम इट्स वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। कैसे किसी सॉलिड स्टेट को लिक्विड में लाया जा सकता है और कैसे लिक्विड स्टेट में लाया जा सकता है और कैसे किसी लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में ले जाया जा सकता है। क्योंकि याद करिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ये बताया था कि जब वैज्ञानिकों ने डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने उसे जलाया, उन्होंने उसे गलाया, उन्होंने उसे पिघलाया, उन्होंने उसे दबाया। ये जो दबाया वर्ड है इसे कहते हैं कंप्रेस करना, कंप्रेसिबिलिटी। जो मैंने आपको इससे पहले 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जिक्र किया था उसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक्स अब जुड़ सकता है जिसे हम कहते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, दैट वेदर सॉलिड्स कैन बी कंप्रेस्ड और नॉट, whether liquids can be compressed or not। एक बच्चा कहता है सर आप नहीं भी बताओगे ना तो मैं खुद ही अंदाजा लगा सकता हूं। मैंने कहा वो कैसे? एक बात बताओ, जिस डेस्क पे 2 लोग बैठे हैं उनमें से आप एक को तो खिसका सकते हो, लेकिन अगर एक बेंच पे या एक डेस्क पे ऑलरेडी 4 बच्चे ठूस के बैठे हुए हैं तो क्या आप उन्हें खिसका सकते हो? बिल्कुल नहीं। आप उन्हें दबा सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। एक बस जिसमें बहुत भीड़ है, क्या आप अपने आगे वाले पैसेंजर को कह सकते हो भाई साहब थोड़ा साइड हो जाओ? ऑब्वियसली नहीं। ठीक उसी प्रकार एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जिसमें पहले से ही पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत 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 पास है, क्या आप उसमें पार्टिकल्स को और पास लाने के लिए उन पे दबाव बना सकते हो? बिल्कुल नहीं। सो सच अ स्टेट ऑफ मैटर in which the particles are very close and it cannot be compressed easily, this means that solids are incompressible। बिल्कुल सही। यहां पे एक प्रॉपर्टी और पता चलती है सॉलिड्स के बारे में जिसे हम कहते हैं इनकम्प्रेसिबिलिटी, दैट सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। हाउएवर लिक्विड्स को कंप्रेस किया जा सकता है, लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल। बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। एक बच्चा बोला ये क्या कह दिया सर आपने? हाउ गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल? क्या गैसेस को बहुत ज्यादा दबाया जा सकता है? जी हाँ, यही वजह है कि आपने देखा होगा कि आपके घर में परफ्यूम की बोतल या आपके घर में आने वाला जो गैस का सिलेंडर है उसे हमेशा लीक होने से बचाया जाता है, लेकिन जब भी प्रेशर रिलीज होता है, अरे वो छोड़ो, मैं कहता हूं चलो कोल्ड ड्रिंक की बोतल का एग्जांपल लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन जैसे ही आप ओपन करते हो क्या इस तरह से आपने देखा होगा आवाज आती है, गैस बाहर निकलती है, एस्केप आउट करती है। क्यों? क्योंकि वो पहले से बहुत ज्यादा दबाव में, बहुत ज्यादा प्रेशर में ऑलरेडी कंप्रेस होती है। यही वजह है कि आपने सीएनजी के बारे में पढ़ा होगा। सीएनजी का नाम ही यही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एक बच्चा कहता है तो मैंने एलपीजी भी सुना है, तो क्या एलपीजी को क्या बोलते हैं? एलपीजी को बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बिल्कुल सही। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वो गैस है जिसे इतना ज्यादा प्रेशर लगाया गया, इतना ज्यादा प्रेशर लगाया गया, इतना ज्यादा प्रेशर लगाया गया कि वो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ गई। एक बच्चा कहता है आएगी भी क्यों नहीं? गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, जब इन पार्टिकल्स को पास लाओगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। एक बच्चा कहता है और पास लाके तो क्या हम इसे बर्फ बना सकते हैं? बेशक बना सकते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है, ऐसा सबके साथ हो ये जरूरी नहीं है। फिलहाल ये सारी बातें अभी हमें नहीं करनी। जलाने पे क्या होता है, गलाने पे क्या होता है, पिघलाने पे क्या होता है, जमाने पे क्या होता है, दबाने पे क्या होता है, गर्म करने पर क्या होता है, ठंडा करने पर क्या होता है, यानी व्हाट आर द स्टेप्स दैट वर टेकन, व्हाट वर द एक्टिविटीज दैट वर डन टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ मैटर टू अदर फॉर्म ऑफ मैटर, यानी इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। यही हेडिंग रहेगी हमारे अगले वीडियो लेक्चर की। आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बहुत कुछ बताया और इनफैक्ट मुझसे कहीं ज्यादा
शायद आपको किताबों में पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन जो आप किताबों में पढ़ेंगे ना वो अब आपको समझ भी आएगा, क्योंकि शायद मैंने वो सारी बातें अपने इस वीडियो में आपके साथ कन्वर्सेशन करके आपको बखूबी समझाकर क्लियर करी है। सो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। ज्ञान ग्रहण करना आपकी जिम्मेदारी है, आपको कोई नहीं रोक रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, यू शुड ओपन अ बुक, यू शुड स्टार्ट रीडिंग एंड कवर द टॉपिक ऑफ 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन फीचर्स, जिनका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं। बहुत जल्द लौट कर आऊंगा अगले वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा how can one state of matter or one form of matter be converted to other form of matter, or I can say, or I should say, the topic of interconversion of matter. So chemistry should never be a mystery. आपके लिए chemistry should become tasty as pastry. यही वजह है कि मैंने इस टॉपिक को बहुत आसान बनाने की कोशिश करी है। और अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो लेक्चर को अपने बाकी सभी साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करना ना भूलें। और हाँ, मेहनत करना आपकी ड्यूटी बनती है, वो करते रहें। आपने अपना कीमती वक्त दिया इस वीडियो को देखने के लिए, उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूं। थैंक यू वंस अगेन माय डियर क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों, थैंक यू।